हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी में है पल भर के लिए अपने दुर्भाग्य पर ठगी सी रह गई अनु और अगले ही क्षण एक हल्की सी चीख निकल गई उसके मुख से। उसने बेसुध सो रही स्नेहा दी से अपने को चिपका लिया। वो राक्षस अनु की प्रतिक्रिया को देख तेजी से अपने कमरे में चला गया। स्नेहा दी के हाथ में हाथ देकर अनु जब घर से निकली तो लगा अचानक ही सारी व्यथाएं, सारे अपमान विश्राम पा सोने लगे हैं। आघातों की मार से विमुक्त हो हृदय बड़ी सहजता से धड़कने लगा था। भार मुक्त मस्तिष्क कल्पनाओं के धागे से जैसे एक सुरीला सा स्वप्न बुनने को उत्सुक हो उठा था। पर आकांक्षाओं की उन्मुक्त उड़ान को अनु अपने आंचल से बांध लेना चाहती थी। कुछ पलों के लिए मिली आज़ादी को यदि आकांक्षाओं ने आदत बना ली तो व्यथा तो दुगनी हो जाएगी ना। व्यथा जितनी थी उतनी जीवन का अंग बन चुकी थी। दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाए तो गिला नहीं, पर और अधिक दर्द बर्दाश्त करने के ख्याल से भी सहम जाती अनु। लेकिन आज ख्यालों को नापने तोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी अनु की। आज हाथ स्नेहा दी के हाथ में जो था, हमेशा के लिए ना सही, कुछ पलों के लिए ही सही, पर वो बेशुमार प्यार तो पा ही लेगी। फिर उस प्यार के सहारे जीवन बिताना शायद आसान हो जाए। स्नेहा दी का पहली प्यार नहीं मिल रहा था अनु को। प्यार तो स्नेहा दी ने हमेशा ही किया है उसे, पर आज स्नेहा दी पूर्ण आज़ादी के साथ उस प्यार को अभिव्यक्त करेगी। आज स्नेहा दी और अनु के बीच मामी की क्रूर नज़रों का पहरा नहीं होगा। आज सुबह जब मामी ने आदेशात्मक लहजे में अनु को यह खुशखबरी सुनाई कि शाम अनु को स्नेहा दी के साथ उनके घर जाना है, तो अपने भाग्य पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अनु को। स्नेहा दी वचन की पक्की है, जो कहती है करके दिखाती है। कुछ ही रोज़ पहले स्नेहा दी ने फ़ोन किया था, गुड़िया तू आएगी मेरे घर 2 दिन के लिए। लाड से भरी स्नेहा दी का स्नेहलिप्त स्वर अनु के हृदय को गुदगुदा गया था। जवाब के लिए शब्द नहीं थे। जब स्नेहा दी प्यार से गुड़िया कहकर बुलाती है तब सिर से पांव तक सिहर जाती है अनु। शब्द मुंह से फूट ही नहीं पाए, क्योंकि पास ही खड़ी मामी टकटकी बांधे अनु के हाव भाव से यह अंदेशा लगाने का प्रयास कर रही थी कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। मैं जानती हूँ चंद्रा पास ही खड़ी होगी, पर हाँ या ना में तो जवाब दे सकती हो ना, स्नेहा दी ने बड़ी चालाकी से पूछा था। जी, धीमा सा सहमा सा अनु का स्वर था। 2 दिन के लिए मेरे घर आओगी? तुम स्वीकृति दो तो मैं चंद्रा से पूछ लूँगी। जी, पुनः वही भय के अधीन बंधे स्वर जैसे बड़ी कठिनाई से मुंह से फूटा था। चंद्रा को फ़ोन दो, स्नेहा दी ने आदेशात्मक लहजे में कहा तो मामी के हाथ में फ़ोन देकर अनु कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद हर दिन हर पल अनु स्नेहा दी का इंतज़ार करती रहती, और आज सुबह जब मामी ने उसे स्नेहा दी के घर जाने की इजाज़त दी तब बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव को उल्लास के रंग में रंगने से बचाया था अनु ने। जाने जीवन के और कितने दिन मामी के साथ बिताने हैं। यदि मामी को जरा सा भी अंदेशा हो गया कि अनु स्नेहा दी के प्रति आकर्षित है तो उनके अन्याय दुगने हो सकते हैं। स्नेहा दी के साथ उनके 2 व्हीलर पर बैठते ही स्नेहा दी के कोमल कांत सौंदर्य के बिल्कुल नज़दीक होने का एहसास अनु को भाव विभोर करने लगा। उनके सफ़ेद कंधे पर हाथ रखते ही जैसे स्नेह की एक रसीली धार स्नेहा दी के शरीर से फूटकर अनु की आत्मा को भिगोने लगी। अनु का जी चाह रहा था कि स्नेहा दी की पीठ पर सिर टिकाकर सिसक सिसक कर रो पड़े, पर अपने पर नियंत्रण करना सीख चुकी थी अनु।
यह बात अलग है कि वो पलकों को गीला होने से नहीं बचा सकी। चंद्रा, नाराज तो नहीं कि तुम मेरे साथ आ रही हो? अचानक स्नेहा दी ने सिर पीछे घुमाते हुए पूछा। पता नहीं, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने। सफ़ेद झूठ बोल गई अनु। मामी नाखुश तो थी, पर यह बात स्नेहा दी को बताकर अनु उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मामी इस संसार में यदि किसी की बात मानती है तो सिर्फ स्नेहा दी की। ऐसा नहीं है कि मामी स्नेहा दी से डरती है, पर स्नेहा दी से बढ़कर मामी की और कोई सखी नहीं। स्नेहा दी मामी की सखी होने के बाद भी इतनी छोटी सी लगती है कि पहली बार ही अनु के मुंह से उनके लिए दीदी का संबोधन निकल गया। हृदय से निकले इस संबोधन ने अनु और स्नेहा दी के बीच एक गहन आत्मिक रिश्ता जोड़ दिया। मामी को यह संबोधन रास नहीं आया था। बिफरती हुई बोली थी, आंटी कहकर बुलाया कर उसे, मुझसे 7 महीने बड़ी है वो। दीदी कैसे बन गई? नारी सुलभ ईर्ष्या भाव से दहकने लगा था मामी का चेहरा। पर अनु खुश थी। स्नेहदी ने पहली मुलाकात से ही उसके घाव पर चंदन लेप रखना शुरू कर दिया था। अनु मामी के पास प्रताड़ित हो रही है यह बात किसी ने बताई नहीं थी स्नेहा दी से। शायद अनु का उदास चेहरा, बात करते वक्त भयाकृत हो उठते भाव, सहमी सहमी सी नज़र किसी और सबूत की आवश्यकता ही ना छोड़। मामी के व्यंग बाण छोड़ते रहने की आदत से ना मामा मुक्त थे ना अजय भैया। फिर अनु किस खेत की मूली थी? जब से माँ का आंचल छूटा तब से अनाथ अनु मामी के पास एक गुलाम सी जिंदगी जी रही है। मामी के घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है। उसके 2 जोड़े सलवार सूट रंगहीन तो हो ही गए थे, अब 1-2 जगह से फटने भी लगे हैं। उन कपड़ों में घर से बाहर निकलने में बेहद झिझक होती है अनु को। यौवन की दहलीज पर खड़ी अनु को किसी की नज़र में अपने लिए स्नेह व सम्मान देखने की आकांक्षा है, व्यंग, वासना या तिरस्कार नहीं। अस्त व्यस्त कपड़ों वाली अनु पर जब कोई व्यंग कसता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। अनु सुंदर तो है, पर उसका बेरोनक फटा पहनावा कभी उसे हंसी का पात्र बना देता है तो कभी रहम का। अनु को इंसानों की इस फितरत पर रोना आता है कि वे सौंदर्य को आवरण में तलाशते हैं। अनु का सुंदरबन, स्नेहिल भावनाएं उसके सीधे सादे पहनावे के अंदर दफन होने लगे थे। अनु को इस मजबूरी से मुक्ति दिलाने वाली स्नेहा ही तो थी। एक बार जब उन्होंने अनु को बेरौनक कपड़ों में आटा चक्की पर देखा तो घर आकर बरस पड़ी मामी पर। चंद्रा, तुम भी कमाल करती हो, इसे आटा पिसवाने भेज दिया। जानती हो ना, चक्की के बगल वाली पान की दुकान पर कितने लोफर लड़के खड़े रहते हैं। उन लड़कों की वजह से हम जैसी औरतों को भी वहाँ से गुजरते हुए झिझक होती है, फिर यह तो जवान लड़की है। चंद्रा, तुम इससे बाहर का काम मत करवाया करो, लोग तो तुम्हें बुरा कहेंगे ही, और ऐसी हालत में यदि वो रास्ते में भटकती फिरेगी तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता कैसे आएगा। मामी चुपचाप स्नेहा दी की बातें सुनती रही थी। चंद्रा, अनु बेचारी भले ही असहाय हो, पर इसे ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है कि अभावों के बावजूद भी आकर्षक लगती है। वो देख लेना, कोई अच्छा सा लड़का जरूर इसके सौंदर्य पर रीझ कर इससे विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आएगा। स्नेहा दी ने इतने अधिकार से सब कुछ कहा था कि मामी को उनकी बात माननी पड़ी, पर मामी के चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें स्नेहा दी की यह दखल अंदाजी रास नहीं आई थी। इस घटना के बाद उन्होंने अनु से बाहर का काम लेना बंद कर दिया था। साथ ही थोड़ी सी सचेत भी हो गई थी कि अनु स्नेहा दी के अधिक करीब ना हो। जब भी स्नेहा दी आती, मामी अनु को घर के किसी ऐसे काम में उलझा देती कि वे स्नेहा दी के पास आ ही नहीं पाती। पर स्नेहा दी को अनु से इतना अधिक लगाव हो गया था कि वो जाने से पहले किसी न किसी बहाने अनु से मिल ही लेती। अनु के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार करने वाली स्नेहा दी की आंखों में इतना वात्सल्य नजर आता अनु को कि उसकी इच्छा होती कि वे स्नेहा दी को माँ कहकर बुला ले।
स्नेहा दी के स्नेह को याद कर भाव विभोर होने वाली अनु का हाथ अनजाने ही स्नेहा दी के कंधे पर रेंगने लगा। क्या हुआ? मुस्कुराते हुए स्नेहा दी ने पूछा तो झेप गई अनु। वो देखो, वो रहा मेरा घर, गुलाबी पेंट वाला। अपने घर की तरफ इशारा किया। स्नेहा दी ने तो अनु की दिल की धड़कनें तेज हो गई। जाने कैसा होगा स्नेहा दी के पति। काश कि वो घर पर ना होते तो स्नेहा दी के साथ अकेले रहने में मज़ा आ जाता, पर जैसा अनु ने चाहा था वैसा हुआ नहीं। स्नेहा दी के पति घर पर ही थे। घर पहुंचते ही स्नेहा दी ने अनु को पहले पूरा घर दिखाया। 2 व्यक्तियों के लायक छोटा प्यारा सा घर, बस बच्चों की कमी महसूस हो रही थी। काश स्नेहा दी की गोद हरी होती। कितनी ममतामयी है स्नेहा दी, पर वात्सल्य लुटाने के लिए बच्चों का अभाव है उन्हें यहाँ। सोचते सोचते अनु की आंखें नम हो आई। रात स्नेहा दी के घर शानदार दावत का आयोजन था। अनु के आने की खुशी में सारा भोजन स्नेहा दी के नौकर ने बनाया था। बाहर का कोई भी नहीं था, बस स्नेहा थी, उनके पति और अनु। स्नेहा से तुम्हारे बारे में इतना सुन चुका हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रही हो, खाने के मेज पर स्नेहा दी के पति ने कहा। तो स्नेहा दी के आत्मीयता के एहसास से चमक उठा अनु का चेहरा। मामी तो अपनी थी, बेहद अपनी, पर अपनेपन का एहसास रत्ती भर भी ना था उनमें। स्नेहा दी वो तो पराई थी, फिर भी नहीं, यह अनु के अंतर्मन की आवाज़ थी। स्नेहा दी को पराया कहना उचित नहीं, वो तो अपनों से भी बढ़कर अपनी थी। यदि अनु कहे कि पूरे संसार में स्नेहा दी से बढ़कर उसका अपना कोई नहीं, तो यही सबसे बड़ा सच होगा। तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? अचानक स्नेहा दी के पति पूछ बैठे, पर जवाब अनु को नहीं देना पड़ा। स्नेहा दी ही बोल पड़ी, पढ़े कैसे? चंद्रा इसे पढ़ाना ही नहीं चाहती। अनु, मेरे और स्नेहा के लिए तुम भार नहीं होगी। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी मामी से तुम्हें मांग लें। जी? चौंक गई अनु। मांग तो सकते हैं, प्रफुल्लित होती हुई स्नेहा दी बोली, पर चंद्रा देगी नहीं। वो अनु को बार बार ये एहसास दिलाती रहती है कि अनु उस पर भार है, पर सच तो यह है कि अनु के रूप में एक बगैर वेतन की नौकरानी पाकर वो खुश है। कितनी बुरी होती हैं कुछ लोगों की सोच, अफसोस जताते हुए स्नेहा दी के पति ने कहा। स्नेहा, तुम अपनी सखी को समझाती क्यों नहीं? वो भले ही घर का पूरा काम अनु से कराए, पर उसे पढ़ाए लिखाए भी तो। यदि कॉलेज नहीं भेजना चाहती तो कम से कम सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, टाइपिंग कुछ तो सिखा दे, ताकि अनु भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नहीं, चंद्रा से कुछ कहकर फ़ायदा नहीं। मुझे इस बच्ची से बहुत लगाव है। पता नहीं किस जन्म का रिश्ता है इसके साथ कि मैं इसके लिए तड़प सी महसूस करती हूँ। कहते कहते स्नेहा दी का स्वर भर्रा उठा था। मैंने तय कर लिया है कि मैं ही अनु के लिए एक सुयोग्य वर्ग तलाश करूंगी। एक ऐसा वर जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो हो ही, साथ ही अनु से बगैर दहेज के ब्याह भी करे, और उस वक्त मैं चंद्रा से कन्यादान का हक भी मांग लूंगी। क्यों जी, तुम करोगे ना अनु का कन्यादान? स्नेहा दी के पति डाइनिंग टेबल से उठ चुके थे। अनु स्नेहा दी के प्रेम की पराकाष्ठा पर चकित थी। स्नेहा दी ने अनु के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनु, यह मेरा वायदा है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के उद्देश्य से सभी छत पर चले गए। घुप अंधकार था छत पर। अनु स्नेहा दी और उनके पति से दूर छत के दूसरे कोने पर जा खड़ी हुई। स्नेहा दी द्वारा किया गया वायदा अनु को विवश करने लगा कि वह अपनी कल्पनाओं को थोड़ी सी ढील देकर उड़ने का अवसर प्रदान करे। अनु को लग रहा था कि अब सपनों में खो जाने से वह अपने आप को नहीं रोक पाएगी। स्नेहा दी ने अनु के हाथों में हाथ रखकर उसे एक सुखद जिंदगी देने का वचन दिया है। माँ बनकर वो अनु का कन्यादान करना चाहती है। क्या कभी चुका पाएगी अनु इस एहसान की कीमत? शायद नहीं, पर आजीवन स्नेहा दी को अपने हृदय में बसाए रखेगी। ईश्वर के बाद निश्चित ही स्नेहा दी ही सब कुछ है अनु के लिए।
और रहेगी भी। अनु के लिए इस तरह चिंतित रहने वाला और कोई भी तो नहीं। मामी तो बस नाम की मामी है, संवेदना तो उन्हें छूकर भी नहीं गुजरती। कुछ रोज पहले जब उन्होंने मामा से शांताराम और अनु की शादी की बात की थी, तब क्रोध और नफरत से भर आया था अनु का मन। मामा के घर के बिल्कुल पीछे रहने वाला विक्षिप्त सा शांताराम, उसकी याद आते ही अनु के तन मन में एक कड़वाहट सी भर गई। जब भी अनु अपने घर की छत पर किसी काम से जाती तो शांताराम अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए अनु को रिझाने का प्रयास करता। अर्ध विक्षिप्त होने के बाद भी उसके नैनों में चमकते वासनात्मक भाव देखकर अनु दंग रह जाती। जब भी अनु अपनी हिकारत भरी नज़र उस पर डालती, वो होठों पर जीभ फेरते हुए अपनी गंदी हवसी मनोवृत्ति को अभिव्यक्त कर देता और तब तहस नहस हो जाती अनु। अपमान की मार से आत्मा घायल हो जाती, खींच कर थूक देती अनु शांताराम के सामने। पर उस पागल की उद्यंठ हरकतों में कोई अंतर ना आता। शर्म और मानसिक व्यथा से भरकर अनु ने एक बार मामी से शिकायत भी कर दी थी। तब मामी उल्टे अनु पर ही बरस पड़ी। वो तो पागल है, तू क्यों देखती रहती है उसकी तरफ? तू देखेगी नहीं तो वो ऐसी हरकतें करेगा क्यों? मैं उसे नहीं देखती मामी। अनु ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया तो मामी की आवाज़ तेज़ हो चली थी। नहीं देखती तो पता कैसे चलता है कि वो कैसी हरकतें करता है? फिर मामा की बातें भी याद आ गई। अनु का बुझा सा चेहरा विकल कर देता था उन्हें। मामी की अनुपस्थिति में वो अनु को सीने से लगा लिया करते थे। हर बार भर्राए स्वर में यही कहते, बेटी तुम्हारा आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। देख लेना, तुम्हारा कल खुशियों से भरा होगा। एक दिन एक सुंदर सा युवक आएगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। ऐसा ज़रूर होगा बेटी, यह मेरा आशीर्वाद है। अनु चलो, तुम्हें नींद आ रही होगी। स्नेहा दी ने हाथ थामते हुए कहा तो एक स्वच्छंद मुस्कान हृदय के अंतर से निकलकर अनु के चेहरे पर पसर गई। रात स्नेहा दी ने अपने पास बुलाया अनु को। स्नेहा दी के पति दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। नई जगह होने के बावजूद तत्काल ही नींद के आगोश में चली गई थी अनु। पर अचानक अपने शरीर पर रेंगते हाथ के स्पर्श से अनु चौंक कर जग गई। देखा तो स्तब्ध रह गई। लगा अब सांस रुक जाएगी। स्नेहा दी के पति बिस्तर के पास खड़े अनु को अपलक घूर रहे थे। अनु ने सहमी सहमी दृष्टि स्नेहा दी की तरफ डाली। स्नेहा दी अपनी एक बाह अनु के गले में डाले बड़ी निश्चिंतता से सो रही थी। मध्यम रोशनी में भी उस कामाद पुरुष की वहशी आंखों के वासनात्मक डोरे बड़ी स्पष्टता से नजर आ रहे थे अनु को। वो पुरुष जिससे कुछ पल पहले स्नेहा दी यह उम्मीद कर रही थी कि वो अनु का कन्यादान करे, वही पुरुष अब उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। पहले तो उसने होठों पर उंगली रखकर अनु को चुप रहने का निर्देश दिया, फिर धीरे से अपनी बाहों को अनु की ओर पसार दिया, एक वासनात्मक रिश्ते के लिए मौन निमंत्रण देता। पल भर के लिए अपने दुर्भाग्य पर ठगी सी रह गई अनु और अगले ही क्षण एक हल्की सी चीख निकल गई उसके मुंह से। उसने बेसुध सो रहे स्नेहा दी से अपने को चिपका लिया। वो राक्षस अनु की प्रतिक्रिया को देख तेजी से अपने कमरे में चला गया। घृणा से भर उठा अनु का मन। अब इस घर में 2 दिन रह पाना संभव नहीं था उसके लिए। अचानक उसे अपने ही उस सीमित दायरे वाली जिंदगी में लौट जाने की जल्दी होने लगी, जहां मानसिक प्रताड़ना होने के बावजूद वो सुरक्षित थी। स्नेहा दी को सच बताकर आहत करना अनु के बस में नहीं था। सुबह अनु के लौट जाने की बात पर खफा हो गई स्नेहा दी। अनु ने उन्हें मनाने का प्रयास करते हुए कहा, मामी पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। पिछले कई महीनों से मैं ही सारा काम संभाल रही हूँ। मेरे ना रहने से उन्हें तकलीफ हो रही होगी। मुझे जाना चाहिए। पगली, कितनी कोमल हृदय वाली है तू। मैं तुम्हें 2 दिन के लिए चंद्रा की इजाज़त से ही तो लाई हूँ, और यदि उसे तकलीफ हो रही होगी तो होने दो। नहीं स्नेहा दी, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर मामी को ज़्यादा तकलीफ हुई तो वो मेरे साथ और बुरा सलूक करने लगेगी।
अनु लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली। यदि मामी को ज़्यादा तकलीफ हुई तो वो मुझे फिर कभी आपके पास नहीं आने देगी। स्नेहा दी असमंजस की स्थिति में तो थी, पर अनु की पीड़ा का आभास हो रहा था उन्हें, इसलिए उन्हें अनु की बात माननी पड़ी। मामी अनु को वापस लौटे देखकर प्रफुल्लित हो उठी। कपड़े बदलकर अनु ने बालों में तेल चुपड़ लिया। आंगन में पड़े बर्तनों को देखकर आज उसका मन व्यथित नहीं हुआ। अनु तेजी से गृह कार्य में जुड़ गई। पिछवाड़े अर्थ विक्षिप्त शांताराम ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी थी, पर आज अनु को उससे भय नहीं था। उसके हाथ अनु के शरीर से काफ़ी दूर थे। शांताराम और मामा के घर के बीच एक मजबूत दीवार थी, जिस पर मामा ने कुछ कांच के टुकड़े लगवा दिए थे। शांताराम के लिए अनु को छू पाना भी संभव नहीं था। जब वासनात्मक हाथ शरीर को छूता है तब की पीड़ा से कितनी छोटी है यह पीड़ा जो उसे शांताराम के कृत्य से हुआ करती थी। अनायास ही अनु की सोच भविष्य की ओर मुड़ गई। एक सुखद जीवन का स्वप्न हास्यों के बावजूद हृदय में जीवित था। मामा का आशीर्वचन याद आने लगा। देख लेना, तुम्हारा कल खुशियों से भरा होगा। एक दिन एक सुंदर सा युवक आएगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। तब यह दुख तुम्हें बेमानी से लगने लगेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।